Hello, everyone, and welcome to another episode. The Delhi liquor case, the shocking arrests with it, and Chief Minister Arvind Kejriwal's recent bail just before elections have been some of the most talked about points of the 2024 Lok Sabha elections in India this year. Today's guest is Aam Aadmi Party spokesperson Sarvesh Mishra. Sarvesh was accused in the Delhi liquor case for taking crores of rupees as bribe on behalf of Aam Aadmi Party MP Sanjay Singh at Sanjay Singh's residence, a charge that he vehemently denies. In this episode, I'll ask Sarvesh about the Delhi liquor scam and the vision of Aam Aadmi Party beyond this election. ये देश देखेगा जभी भी इतिहास में इस समय को याद किया जाएगा तो तानाशाही का ये तरीका, तानाशाही का ये जो किस्सा है सरकार का, ये लिखा जाएगा और लोगों को कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाएगा। हमको पढ़ाई लिखाई दवाई की बात करनी ही पड़ेगी, लोगों को बेसिक एमिनिटीज देनी ही पड़ेंगी। आप लोगों को सुविधाएं दो, लोग विकास का माहौल खुद ब खुद एक अच्छा बना लेंगे। नॉर्थ इंडिया या कोई भी स्टेट आप बताइए पिछले 20 सालों में कि सरकार कोई कहती हो कि हमने स्कूल बनवा दिए हैं, वोट दिखा लीजिए आप किसी भी देश, किसी भी स्टेट की पॉलिटिक्स को, और कोई सरकार कह दे कि हमने स्कूल बनवाया, हमको वोट करिए। इस देश में बहुत ही अच्छे अच्छे लोग रहते हैं जो पूरी दुनिया चलाते हैं और चला सकते हैं। आपको इस कंट्री के लोगों को बहुत एम्पावर करना है, अच्छे से एम्पावर करना है। उनकी एजुकेशन को एम्पावर करिए, हेल्थ में उनकी एम्पावरमेंट लाइए, आप उनको अच्छा एम्प्लॉयमेंट दीजिए। जब आप टोटल एम्पावरमेंट की बात करेंगे फिर आप प्रोग्रेस देखिएगा इस मुल्क की कहाँ से कहाँ हो। इस पार्टी को कोई नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी खत्म नहीं कर सकती। ये एक लोगों की बनाई हुई पार्टी है। आप नहीं वोट तो होता है। मोदी जी के नाम पे मांग रहे हो, आप वोट भारतीय जनता पार्टी के नाम पे थोड़े, आप तो मोदी मोदी करते रहते हो। अब मोदी जी तो रिटायर होने वाले हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से तो क्या देश अमित शाह जी चलाएंगे? तानाशाही भी जब जब इस पूरे मुल्क में पूरी दुनिया में आई है, हमेशा बोलने वाले खड़े हुए हैं। हिटलर की भी उस सभा में आपने देखा होगा कि सबने हाथ उठा रखा है लेकिन एक व्यक्ति खड़ा है जो हाथ नहीं उठाया है, वो देख रहा। पंजाब में हमारे पास अपॉइंटमेंट की पावर है। पंजाब में आप देखिए जब से सरकार बनी तब से हम कितनी नौकरियां दी। हेलो सर्वेश, थैंक्स वेरी मच फॉर कमिंग टू माय शो। बहुत शुक्रिया इलेक्शन के बीच में टाइम निकालने के लिए, और बहुत आभारी कि वक्त निकाल के ये इंटरव्यू किया। थैंक्स। थैंक यू मैम। तो मेरा पहला प्रश्न है, यू स्टार्टेड विद द इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट। आपका शुरुआत इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट से हुआ था और आपको संजय सिंह के बहुत करीबी माने जाते हैं। तो आप लोग तो यही चाहते थे कि पॉलिटिशियंस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और मोदी जी भी यही बोल के आए थे कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो ये जो सारे आप पर जांच हो रहे हैं, इससे तो आपको खुश होना चाहिए, चाहे वो आपके खुद के पार्टी पर ही क्यों ना हो और आपके खुद पर भी क्यों ना हो। आ, पहली बात तो आपने बहुत अच्छे आंदोलन का जिक्र किया, तो अच्छा था। उस आंदोलन ने इस देश को बड़े नेता दिए हैं, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया। अच्छे से आज लोग ये इस देश की राजनीति में, इंडियन पॉलिटिक्स में एक पॉजिटिव नैरेटिव सेट कर रहे हैं, एक अच्छे काम की राजनीति लेकर आ रहे हैं। आपने बात की दूसरी और संजय भाई की, जो लोग भी जानते हैं उनको एक सांसद के तौर पे और एक नेता के तौर पे, तो अच्छी बात है कि उत्तर प्रदेश से लेके सभी प्रदेशों में ढेर सारे उनके अपने करीबी और अच्छे लोग हैं जो उनसे बड़ी पर्सनल अटैचमेंट रखते हैं। और अच्छी बात है कि आज के दौर में एक ऐसे भी सोशलिस्ट लीडर आप कह लीजिए और जनता के बीच जो रहने वाले नेता हैं वो हैं, तो अच्छी बात है। तीसरी बात आपने की, जो जांच चल रही है, जो उनमें हम लोग को अच्छा लगना चाहिए। देखिए क्या है कि नियति एक मतलब किसी भी चीज में इंटेंशन एक बहुत बड़ी चीज होती है। आज के दौर में जो केंद्र सरकार है उसकी इंटेंशन ये है कि वो किसी भी तरीके से अपोजिशन लीडर्स को जांच में अलग अलग माध्यमों से बिजी रखना चाहती है ताकि वो अपने मेन पार्टी का काम, अपना पॉलिटिकल काम ना कर पाए। उनके इमेज को वो डेंट पहुंचाना चाहती है। तो जब हम कहते थे, जब हमने एक बात की, एक अन्ना आंदोलन की, एक लोगों ने की बात की, तो हमने कहा कि आप निष्पक्षता से, बिना किसी पार्शियलिटी के, इस देश के विकास के लिए, जो हमारा सिस्टम खराब हो गया उसको सही करने के लिए काम करिए।
आज की जो सरकार है वो कहती है कि आप कुछ भी करप्शन करो, उससे मतलब नहीं है। आप करप्शन करो तो हमारी पार्टी में आके करो। अगर आप बाहर करोगे, अगर आप किसी और दल में हो, किसी और पार्टी में हो, तो हम आपको अंदर ले लेंगे। और अगर आप किसी और पार्टी में रहोगे तो हम आपको करप्ट कहलवाएंगे। तो आज उनका काम यह है कि अरविंद केजरीवाल जी से लेकर राहुल गांधी से लेकर जितने भी दूसरे विपक्ष के नेता हैं, सबको जांच में डाल के फर्जी और उनका टाइम वेस्ट कराना। तो क्या किसी आपको फर्जी लगता है फर्जी जांच। तो जी। क्या आपको लगता है कि पिछले 10 साल में इंडिया बदल गया है, या फिर आपका सोच बदला है कि जब आप कहते थे कि जांच होना चाहिए? नहीं, हम आज भी कहते हैं कि जांच होना चाहिए और हम उसको आगे प्रेफर भी करते हैं, और एक जरूरी जो प्रक्रिया है, जो भी ऐसे प्रोसेस है, उनकी बात भी करते हैं। लेकिन जो 10 साल में हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस नीचे के स्तर पे गए हैं अपनी क्रेडिबिलिटी को लेकर, वो आज के एरा में हम उम्मीद नहीं करते थे। अगर आप 2014 के इलेक्शंस आप प्रोग्रेसिव और इंक्लूसिव गवर्नमेंट के नाम पे जीतते हैं, और आप जीतने के बाद सरकारों को हिंदू और मुसलमान के नाम पे चलाने की बात करते हैं, आप ये कहेंगे कि ये पॉलिसीज हिंदू और मुसलमान के नाम पे बनेंगी और पहले की पॉलिसीज ऐसे बनती थी, तो कहीं ना कहीं से दिखाता है कि आप अपने पॉलिटिक्स के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप डेवलपमेंट के नाम पे आए, आपको डेवलपमेंट 10 साल हो गए। 10 साल पहले इस देश की सरकार डेवलपमेंट के मॉडल के नाम पर आई थी, और 10 साल बाद उस सरकार सर्वेश म्यूट हो गए हो। वो सरकार डेवलपमेंट शब्द का इस्तेमाल तक नहीं करना चाहती, क्योंकि उसको पता है कि अगर हम डेवलपमेंट की बात करने लगेंगे तो फिर ये हमारे उल्टा चला जाएगा। इसीलिए वो हमेशा धर्म की राजनीति, जात की राजनीति, बकरी की राजनीति, भैंसे की राजनीति सब ला रही है बीच में। तो आपको लगता है 10 साल में इंडिया चेंज हो गया है? आपको जो उम्मीद था ना आंदोलन से, वो नहीं हुआ है क्या? इज दैट अ गुड समराइजेशन? तो देखिए, कई जगहों पे अच्छी चीजें भी हुई हैं, और कई जगहों पे ऐसे हुए हैं, मैंने आपसे कहा है कि कई ऐसे, जैसे हमारे इंडिपेंडेंट जो इंस्टीट्यूशंस थे वो किस तरीके से डिग्रेड, किस तरीके से उनकी क्रेडिबिलिटी हुई, खराब हुई, ये सब भी हुआ। एक तरफ ये भी हुआ कि दिल्ली में हमने एक बनाई, और सरकार में 10 सालों में आज ये हालात है कि हम स्कूल और हॉस्पिटल के नाम पे वोट मांग पा रहे ठीक है। हैं। नॉर्थ इंडिया या कोई भी स्टेट आप बताइए पिछले 20 सालों में, कि सरकार या कोई कहती हो कि हमने स्कूल बनवा दिए हैं, वोट दी, खा लीजिए आप किसी भी देश, किसी भी स्टेट की पॉलिटिक्स को, और कोई सरकार कह दे कि हमने स्कूल बनवाया, हमको वोट करिए। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया, तो ये बहुत बड़े पॉजिटिव चीजें मिली। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आती हूँ। आपके खुद के केस के पर, लिकर केस पर आप पर आरोप था कि आपने 2 करोड़ रुपया लिए थे संजय सिंह के रेसिडेंस पे ऑन बिहाफ ऑफ संजय सिंह। और ये बयान है दिनेश अरोड़ा का कि दिस वाज गिवन इन एक्सचेंज ऑफ विवेक त्यागी, संजय सिंह रिक्वेस्ट कि विवेक त्यागी को दिनेश अरोड़ा के बिजनेस में एक स्टेक दिया जाए, इसके लिए 2 करोड़ लिए थे। तो लोग बोलते हैं कि आग के बिना धुआं नहीं होता है, तो ये आप आरोप आप पर क्यों लगा? पहली बात तो आप समझ लीजिए कि अगर इस आरोप सच्चाई होती तो सांसद संजय सिंह जी को बेल मुश्किल था, और मुझे भी बेल मिलना मुश्किल है। और दूसरी बात, अगर इसमें कोई होती तो जो सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला गया कि आप कोई प्रूफ रखिए, तो ईडी प्रूफ रखती, कोई प्रूफ नहीं रखा। तीसरी बात, जिस विवेक त्यागी का जिक्र आपने किया कि उनको स्टेक लेने की, कभी ईडी ने आज तक उनको आरोपी भी नहीं बनाया। तो अगर ऐसी कोई बात होती तो उनको आरोपी भी बनाती, कभी आगे कुछ करती। ये पूरा का पूरा एक बीजेपी का एक केस सिस्टम के थ्रू बनाया गया पूरा केस है, जिसमें हमारे ये पीएमएलए का जो कानून है वो इस तरीके का कानून है कि मैंने आपसे कहा ना कि आज सेंट्रल एजेंसीज का इस्तेमाल प्रवेश। सरकार में भी इसी तरीके का एक मनगढ़ंत घोटाले का आरोप लगाया, और इस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं। अब तक 2 साल से जांच चल रही है, अब तक वो बता नहीं पाए सबूत की किससे क्या भ्रष्टाचार है, क्या है। पीएमए तरीके का कानून है कि जिसमें बेल मिलना नामुमकिन के बराबर होता है, बोनस होता है किसी उस व्यक्ति पे प्रूफ करने का।
और ट्रायल ये चलने नहीं देते, क्योंकि ट्रायल चल खराब हो जाएंगी, क्योंकि सच्चाइयाँ कुछ है नहीं। तो ये पूरा का पूरा देखिए, जो मामला देखेंगे, जिस तरीके की सांसद की बहस हुई जब कोर्ट के सामने, जब माननीय न्यायाधीश ने कहा कि आप प्रूफ लेकर आइए, क्या क्या सिर्फ एक व्यक्ति जिसे आपने अरेस्ट किया और वो 10 दिन के अंदर जमानत मिल गई उसको, 15 दिन के अंदर, और आप उसका विरोध भी नहीं कर, उससे आपने बयान दिलवाया, बयान दिलवाने के बाद जमानत दे दी। जिस केस में 3-3 साल तक लोगों की जमानत नहीं हुई, उसमें जो मेन अक्यूज था इतने दिन से, उसकी जमानत हो गई। आप आज अरेस्ट कर रहे हैं, 15 दिन में सांसद संजय सिंह जी के खिलाफ बयान लिखवा रहे हैं, 20 दिन में उसकी बेल हो गई, जिस केस में 2-2 साल से लोग अंदर हैं। तो ये पूरी की पूरी एक साठ गांठ है। और आपको बता रहा हूं कि जो देश में आज के दौर में डिक्टेटरशिप आ रही है, वो इसी के तरीके से आ रही है कि कोई भी व्यक्ति जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा। सांसद संजय सिंह जी संसद के अंदर इस देश में विपक्ष की एक मजबूत आवाज हैं। वो गरीबों की, मजदूरों की, वो अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्तियों की बात करते हैं। वो सरकार की आंख में आंख डालकर अडानी के बारे में सवाल करते हैं। वो इनसे डरते नहीं हैं। संसद में जब वो जाते हैं तो पहले दिन क्या है, उनका भाषण वायरल हो जाता है। वो पहले दिन में ही कह देते हैं कि भाजपाइयों में तुम्हें 6 साल तक जीने नहीं दूंगा, तुम्हारी पोल खोलता रहूंगा। जब अग्निवीर पे इन्होंने फर्जीवाड़ा किया तभी भी वो बोले। जब इन्होंने किसानों के साथ किया तो उन्होंने सीधे तौर पे जाके बेल में विरोध किया। जब मणिपुर पे किया तो भी विरोध किया। 4-4 बार सस्पेंड हो चुके हैं वो। तो ऐसे नेता को जो संसद के अंदर इनकी पोल खोलता हुए लोग उसके खिलाफ साजिश करेंगे ही करेंगे। तानाशाही के दौर में ऐसे ही होता है, यही हो रहा। ठीक है, मैं थोड़ा, अच्छा यहाँ पे मैं सुप्रीम कोर्ट का भी बयान पढ़ देती हूँ दर्शकों के लिए, क्योंकि फैक्ट्स भी आना चाहिए। यहाँ पे Supreme Court bench said, and I quote, "The fact is that Dinesh Arora initially had not implicated him, that is Sanjay Singh, but later on in the 10th statement he does. There is a slight change in his version. When we look at sections 45 and 19 of PMLA, we have to take this into account." जिसका मतलब है कि 9th स्टेटमेंट में उन्होंने संजय सिंह का नाम नहीं लिया था, 10th में लिया था, और वर्जन में थोड़ा सा चेंज है जो सुप्रीम कोर्ट जिसका संज्ञान लिया है। तो ये दर्शकों के लिए मैंने बोल दिया। आप अब बट आप यही सोच लीजिए कि जो पर्सन मेन अक्यूज है, जो इनका सरकारी गवाह है सीबीआई का, उसको इन्होंने अरेस्ट किया, जिसने 9 बयानों में कभी नाम नहीं लिया, बल्कि वो बोलता है कि नहीं, इन लोगों का तो शराब से लेना देना नहीं होता है, उसी चार्जशीट में है। उसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं। अरेस्ट करने के बाद उससे संजय सिंह जी के खिलाफ बयान लिखवाते हैं, फिर 5 दिन बाद ही उसको बेल देते हैं, उसी पीएमएलए कानून के तहत। ये देश देखेगा, जभी भी इतिहास में इस समय को याद किया जाएगा तो तानाशाही का ये तरीका, तानाशाही का ये जो किस्सा है सरकार का, ये लिखा जाएगा और लोगों को कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा एक डिटेल में आती हूँ दिल्ली लिकर केस के। और दिल्ली लिकर केस में बहुत सारा चीज है कि कहाँ कहाँ ठेका खोला गया था, एक्सचेकर को कोई नोशनल लॉस हुआ था कि नहीं, और बहुत सारी चीजें कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। लेकिन जो मेन मुद्दा है जिसके लिए अरेस्ट हुआ था वो ये है कि मनीष सिसोदिया जी ने लास्ट मोमेंट में दिल्ली लिकर पॉलिसी में एक चेंज किया था, जिसमें होलसेलर्स को 5% से बढ़ाकर 12% प्रॉफिट मार्जिन दिया गया था, टू फ्रॉम एज फीस फ्रॉम द रिटेलर्स। और यही इंक्रीज को बोला जा रहा है कि इसका जो प्रॉफिट हुआ था होलसेलर्स को, इसका किकबैक मिला है आम आदमी पार्टी को फॉर पार्टी फंड्स। और एविडेंस के जो है वो सिर्फ लोगों का बयान है, मनी ट्रेल कोई नहीं मिला है। लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहती हूँ कि ये जो बहुत सिग्निफिकेंट इंक्रीज था 5% टू 12%, जिसमें ऑल्सो बोला जाता है कि रिटेलर्स को लॉस हुआ था, जिसके लिए रिटेलर्स शायद लाइसेंस भी वापस कर दिया था, जिसके लिए नोशनल एक्सचेकर को लॉस भी हुआ था। लेकिन उसको अगर हम रखते हैं 5% टू 12%, ये चेंज के लॉजिक क्या है? देखिए, पहली बात तो ये जेपी का सेट किया हुआ एक नैरेटिव है, फैक्चुअल्स उसमें चीजें अलग हैं। देखिए, पहले होलसेलर वेंड्स की जो होलसेल की कॉस्ट थी, जो होलसेल लाइसेंस की थी, वो 10 लाख थी। बाद में वो बढ़ के 5 CR हो गई। तो जब कोई पॉलिसी बनती है तो उसके अलग अलग डायमेंशंस पे बनते हैं। अब अलग अलग सिस्टम, देखिए, जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के अनपढ़ समाज से आते हो, बात अलग है।
पर कोई जब पॉलिसी बनती है तो कैबिनेट का डिसीजन होता है, उस कैबिनेट की पॉलिसी को एलजी अप्रूव करते हैं। तो इस तरीके की बातों को करना जिनको मालूम ही नहीं है टेक्निकल। और दूसरी बात, तो पॉलिसी हमने तो चैलेंज किया कि रेवेन्यू बढ़ाने वाली है, वही बेस्ट पॉलिसी है तो हम पंजाब में लेकर आए हैं, और उसी बेस्ट पॉलिसी से पंजाब का रेवेन्यू बढ़ रहा है। तो ये मैंने मैं आपसे थोड़ा कहा यहाँ कि क्वेश्चन करना चाहती हूँ, ये जो 5 करोड़ तक 10 lakhs था, जो 5 करोड़ हुआ था, ये फीस तो रिटेलर का था, होलसेलर का होलसेलर तो की नहीं। थी, होलसेलर की थी ये फीस। रिटेलर वेंड्स, रिटेल के जो वेंड्स थे वो 27 एक जोन था, और उनकी उनसे तो सरकार एडवांस में 200 और 200 250 करोड़ में, जितने में वो जो उस समय प्रोसेस हो रही थी टेंडरिंग की, उसमें टेंडरिंग में जितने की एलोकेट कर रहे थे वो ले रहे थे, तो वो तो और प्रॉफिट था। जो सरकार पहले 5-6 हजार करोड़ ही सिर्फ एक्साइज पे डील करती थी, वो 9-10 thousand करोड़ रेवेन्यू आने लगा। तो ये तो बहुत प्रॉफिट की चीज थी सर, गवर्नमेंट के रेवेन्यू को इंक्रीज करने वाली बहुत चीज थी। कितना रेवेन्यू लॉस सरकार का पहले हो रहा था, आप ये देखिए। देखिए, अगर शराब से कोई दिक्कत होती तो गुजरात में शराब बंदी है पिछले कई सालों से, और 10,000 करोड़ की इलीगल लिकर गुजरात में बिकती है, कई कई रिपोर्ट्स आ चुकी। पिछले साल घटिया शराब पीने से 100 लोगों की डेथ हो गई, 105 लोगों की गुजरात में एक जगह। तो शराब मामला नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि ये सब खुद ही शराबी लोग हैं। ये शराब का धंधा करते हैं, इन्हीं सब से इनकी इनकी राजनीति चलती है, ये तो बहुत पहले से करते हैं। ये बस चाहते हैं कि किसी भी तरीके से आम आदमी पार्टी को, तो मैं आपको जिक्र कर दूंगा, दिल्ली में पहले 880 दुकानें थी, बाद में इसमें 850 हुई, जो 650 ही खुली थी। पूरे देश में सबसे कम रेशियो। लेकिन ये बेंगलोर बोला जैसे जाता छोटे से है शहर कि में, लाइसेंसेस रिटेलर्स को वापस करना पड़ा क्योंकि उसको लॉस तो हो रहा था, तो इसीलिए ये आप जब दुकान सरकार कम। अगर बिजनेसमैन के घरों पे छापे मारेगी, सीबीआई और ईडी के केस करेगी, तो कौन बिजनेसमैन आप क्या करेगा बिजनेस? आप खुद बताइए। आज तो पूरे देश में बिजनेसमैन में डर का माहौल भारतीय जनता पार्टी ने बना बना रखा है। एक अडानी पूरे देश में सब पे राज करता है, ईडी के छापे पड़ते हैं, अडानी कंपनी खरीद लेता है, तो सब बड़े से लेके छोटा आदमी तक डरता है। ये भारतीय जनता पार्टी वाले, इनके अगर पुलिस के गुंडे ठेले से लेके ठेके तक भी अपना ही राज करते। तो क्या आपने डर के मारे ये पॉलिसी वापस कर लिया था? नहीं नहीं, हम सरकार इनसे डरी। सरकार के तो पॉलिसी डिसीजंस होते हैं। अगर रेवेन्यू का लॉस होगा, अगर पॉलिसी सही, तो रेवेन्यू अगर लॉस लोग हुआ था? वापस कर रहे हैं, अगर लोग देखिए, कॉन्ट्रैक्टिंग थी, अगर लोग कॉन्ट्रैक्टिंग में वापस कर रहे हैं, अपना लाइसेंस सरेंडर कर रहे हैं, तो फिर आप पुराने पॉलिसी पे जाएंगे सरेंडर ना। की रीजन क्या था? लाइसेंस सरेंडर सरेंडर के के लिए? रीजन मैंने आपको बता तो दिए। जब आप बिजनेसमैन पे केसेस करोगे, जब आप इसके लोगों पे आपने सीबीआई और ईडी का वो कर दिया, तो कौन बिजनेस करेगा? भाई सरकार दोबारा उसको लाएगी। पंजाब में हम कर रहे हैं, शान से कर रहे हैं, रेवेन्यू बढ़ रहा है, सेम पॉलिसी है। तो इनसे आप ये देखिए जी। तो आप यही बोल रहे हैं कि ये ईडी और सीबीआई का छापे पड़ रहे थे रिटेलर्स पर, इसीलिए रिटेलर्स ने लाइसेंस वापस कर दिया और इसीलिए हाँ आपने आपको एक्सचेकर का लॉस हुआ। हाँ, जिस तरीके ने एक सेकर का लॉस तो पहले हो चुका था, जिसकी वजह से उन्होंने किया। जो एक सेकर को आपने डरा दिया, लोगों को इस तरीके का माहौल बना दिया, आपने काम होने नहीं दिया। आदत है भारतीय जनता पार्टी की। तो लोगों को अपने अपने हिसाब से रहेंगे, वो कहेंगे कि नहीं ठीक है। और सरकार की पॉलिसीज कितनी आती हैं कितनी जाती हैं, पॉलिसी डिसीजंस है कि देखिए, लेजिस्लेशन में जो पावर दी गई है, वो विधानसभा को, लेजिस्लेशन को पावर दी गई है पॉलिसी बनाने के लिए। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है। मैं आपको ऐसी तमाम नीतियां बना दूंगा जो सिर्फ एक अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए हुई हैं। मैं कह रहा हूं कि इस मोदी सरकार पे केस करिए, गिरफ्तार कर लीजिए इनको। मैं कोयला घोटाले की बात कर दूंगा, मैं पोर्ट्स की बात कर दूंगा, तमाम की बात करूंगा, जो पॉलिसी ऐसी बनेगी कि अपने आप टेंडर अडानी को चला जाए। आज देश के पूरे एयरपोर्ट अडानी ने कैसे खरीद रखे हैं? क्या देश में पूरे बिजनेसमैन नहीं है? जब से नरेंद्र मोदी आए हैं, तब से अडानी आसमान पे क्यों गया? सबको नहीं दिखता है कि क्या किया है? बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, रिनॉन्ड बिजनेसमैन थे, जो इस देश के लिए, इस मुल्क के लिए काम करते थे, कहाँ गए वो? तो आप लोग तो पार्टी विद डिफरेंस थे, आप लोग तो ऐसा नहीं करना चाहते थे। तो आप यही तो सोचिए, हमने तो ऐसा कभी किया ही नहीं। ये तो साफ साफ दिख रहा है। मैं तो आपको बता रहा हूँ, एक अडानी नरेंद्र मोदी के आते ही पहले 37,000 करोड़ पे थे, आज 14.5 लाख करोड़ पे हैं। एक अडानी। और हर जगह देखिए, एयरपोर्ट से लेके, पोर्ट से लेके, जहाजों में चले जाइए, आप ट्रेन में चले जाइए, सब कुछ अडानी अडानी है। तो ये तो सीधे तौर पे दिख रहा है। आप हिडनबर्ग की ठीक इतनी है, बड़ी रिपोर्ट आई, ठीक है, हम इतनी बड़ी अब रिपोर्ट में, वापस
वापस आपके मुद्दों पे आते हैं। अ, तो अरविंद केजरीवाल जब जेल से छूटे तो बहुत एक विस्फोटक स्पीच दिया, भाषण दिया, जो 10 गारंटीज का था। मैंने भी सुना, बहुत अच्छा लगा। अगर वो सचमुच में हो जाए तो शायद एक ड्रीम कंट्री इंडिया बन सकते हैं। लेकिन बहुत लोग ये सोचते हैं कि हमको दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल स्टेट में अच्छा लगता है, बट सेंटर में हमको मोदी जी अच्छा लगता है। और इसी वजह से शायद लास्ट लोकसभा में आपको एक भी सीट नहीं मिला था दिल्ली से। तो इस बार अगर आपको एक दो सीट मिल भी जाए तो आप लोग लोगों की जिंदगी में क्या, निजी जिंदगी में क्या बदलाव ला सकते हैं? आप देखिए शायद पहले मैं प्रश्न खत्म कर दूं। आप शायद बोल सकते हैं कि हमको बहुत सीट मिलेगा, लेकिन आम लोगों के दिमाग में ये है कि ये प्रोबेबल है कि दिल्ली में सेंटर में मोदी जी आएंगे और दिल्ली में शायद एक दो सीट ही आएगा। तो जो लोग ऐसे सोचते हैं उसके लिए क्या फायदा लगेगा कि मैं एक भी आम आदमी पार्टी के सांसद को चुन के भेजूं? देखिए पिछली बार भी लोगों ने पूरे देश में वोट किया। अगर आप वोट का परसेंटेज देख लेंगे तो 38% वोट ही बीजेपी को पड़े, बाकी अपोजिशन को ही वोट पड़े। तो इसका मतलब लोगों ने वो अपोजिशन को इतने लार्जर स्केल पे पसंद किया, या और भी लोग हैं इतने ठीक है, पसंद आप करने वाले। बताइए आप और क्या दूसरी चेंज बात ला आप सकते हैं? देखिए इंडिया, और दूसरी बात हमने इंडिया अलायंस की बात की कि हम इंडिया अलायंस में लेके आ रहे हैं इस देश में, और हमारी जो फेडरल सिस्टम है, जो हमारा एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, उसमें का पूरा प्रोसेस ही यही है। ये कोई ऐसा तो बात है नहीं कि कोई ये बहुत अच्छा संवैधानिक प्रक्रिया है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में दे के रखा गया है। आज हम इश्यूज की बात किया, हमने उन मुद्दों की बात की, हम लेकर आएंगे। और कोई भी व्यक्ति आएगा, देखिए मैं नहीं चाहता कि इस देश का प्रधानमंत्री कभी ये बात करे कि मैं नाले की गैस से चाय बना लूंगा। कभी वो प्रधानमंत्री इस तरीके की बात ना करे कि वो 500 साल पहले मर गए आदमी को आज के आदमी के साथ बैठा के क्या मेरी तो उससे बातें होती थी। कभी भी वो नालंदा विश्वविद्यालय को कहां से कहां पहुंचा दिया। तो देखिए इस देश को प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट की जरूरत है। ऐसे इस वक्त में ऐसे व्यक्तियों की जरूरत है जो आज की जरूरतों को समझते हुए किसानों, मजदूरों, नौजवानों सबको एक साथ लेके बढ़े। सरकार हमेशा सबको साथ लेके चल सकती है, लेकिन आज मोदी जी की जो गवर्नमेंट है उसका सिर्फ एजेंडा है कि आप लोगों में नफरत फैलाओ, लोगों को बांटो, किसी तरीके की भी काम की राजनीति मत करो। आप रोजगार के झूठे वादे दे दो, लेकिन ठीक है, मैं रोजगार की बात मैं मत फिर करो। से मेरी प्रश्न में आती हूँ। लेट्स से आपके पार्टी से एक दो सांसद चुन के आते हैं, आप क्या डिफरेंस कर सकते हैं लोगों के लाइफ में? देखिए पहली बात तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बहुत कुछ ऐसे बदलाव किए भी हैं। और आम आदमी पार्टी जब आंदोलन में थी तभी भी इस देश में बहुत बड़ा परिवर्तन लाई है, कितने बड़े भ्रष्टाचार की आवाज उठाकर। जब पार्टी बनी और पार्टी बनने के बाद से किस तरीके से जीत के आई, तब से कितने बड़े चेंजेस लाए। तो हमारा कोई एक पार्षद होगा, एक विधायक होगा। देखिए दिल्ली की 7 सीटें बहुत अच्छे से अलायंस जीत रही है। पंजाब में हमारे वोट आ रहे हैं। और हम 22 सीटों पे इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा परिणाम होगा, हम आगे आएंगे, सदन के अंदर आवाज उठाएंगे। आज राज्यसभा के अंदर चौथे और पांचवें नंबर पे आने वाले दो दल हैं, दोनों के 10 10 सांसद हैं। आज देश में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी कैसे आप साधारण ले सकते हैं? 10 साल के अंदर एक नेशनल पार्टी बन गई, और आज देश में मुखर होकर आवाज उठाती है। वो कहती है कि आपने 2 करोड़ रोजगार क्यों नहीं किए। अरविंद केजरीवाल एक ऐसे नेता है जो कहते हैं कि आप हमें 15 लाख करोड़ में, मैं आपको कैसे बताता हूँ, हर एक घर का बिजली फ्री हो सकता है, सबको फ्री हेल्थ मिल सकता है, कैसे ठीक फ्री है। एजुकेशन मिल सकता है। तो इन सब का जिक्र होना चाहिए ना। आज के चुनाव में आज नरेंद्र मोदी जिस तरीके के नेता हो तो इस तरीके की बात ही नहीं करते हैं। वो तो पता नहीं कि गाय भैंस बकरी की कहाँ की बातें करते रहते हैं। मतलब जिस दौर में आप 21वीं सदी में, आपको बताना चाहिए कि आपके बच्चे का भविष्य क्या होगा, बुजुर्ग का इलाज कहाँ होगा, आपके बच्चों को नौकरी कैसे मिलेगी, आईटी का एरा है, कैसे इस देश में सबसे ज्यादा निवेश आएगा, कैसे देश में सबसे ज्यादा पैसा होगा। ऐसे वक्त पे वो आदमी सुबह से शाम तक लेकर हिंदू मुसलमान शमशान कब्रिस्तान इस तरीके की बातों में लगे रहते हैं। वो दिन भर लगे रहते हैं कैसे किसको बांट दो। वो ठीक इस है, देश की गारंटीज में मैं आती हूँ। गारंटीज में एक है कि लोगों यूथ को नौकरी देना। तो इसके लिए आपका क्या प्लान क्या है? देखिए अभी जिस देश जहाँ पे सेंट्रल एजेंसी से लेके स्टेट गवर्नमेंट में भी जितनी भी वैकेंट पोस्ट है,
उनको भरने की एक अच्छी योजना के साथ तय समय में होना चाहिए। और आपने देखा पंजाब में हमारे पास अपॉइंटमेंट की पावर है। पंजाब में आप देखिए जब से सरकार बनी तब से हम कितनी नौकरियां दी। कई बार फाइलों के जाल में घुसी हुई हैं ऐसी नौकरियां, हम उससे निकाल के कैसे तुरंत ज्वाइनिंग कराते हैं, 10-10 हजार, 5-5 हजार, और इतने लोगों की। कि अगर सरकारों की करने की नीयत होगी, अगर इंटेंशन होगी, तो तरीका ढूंढ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने 10 साल से इस देश को गर्त, देखिए, नौजवानों के भविष्य को गर्त में पहुंचाया है। ये कहते हैं कि तुम डंडा और झंडा उठा के हमारे पीछे लड़ते रहो। वो युवा कहते हैं देखो डंडा और झंडे से लड़ तो लिए, अब हमारी रोजगार तो बात कर दो, अब हमें रोटी की तो बात कर दो। कहते हैं नहीं नहीं, वो नहीं करूंगा, वो नहीं कर सकता मैं। जब रोजगार देना होगा तो अमित शाह के लड़के को दूंगा, जब रोजगार देना होगा तो अपने मंत्रियों के बेटों को दूंगा। इनके लड़के विदेशों में जाके पढ़ के चले आते हैं, या अमीर घरों के लोग हैं, लेकिन इस देश के जो आम आदमी का बच्चा है वो ना पढ़े, उसको ये मुफ्त शिक्षा नहीं देते हैं, उसके खिलाफत में आते हैं। उन बच्चों को न किताबें उपलब्ध कराएंगे, ना अच्छा स्कूल उपलब्ध कराएंगे, ना सही शिक्षा के अधिकार को लागू करने की बात करेंगे। तो इन सरकारों का जो एक नेचर है वो बहुत परिवर्तित हो चुका है। अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस देश में इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आज जिस ग्लोबल एरा में हम जी रहे हैं, इस एरा में हमको पढ़ाई लिखाई दवाई की बात करनी ही पड़ेगी। लोगों को बेसिक एमिनिटीज देनी ही पड़ेंगी। आप लोगों को सुविधाएं दो, लोग विकास का माहौल खुद ब खुद एक अच्छा बना लेंगे। सरकारों का काम सिर्फ इतना है कि आप अरविंद केजरीवाल की तरह एक विकास का मॉडल दे दो, एक माहौल दे दो कि आपकी हेल्थ का हम ख्याल रख लेंगे, आपका कोई आपके बच्चे के एजुकेशन का ख्याल रख लेंगे, अगर आपके यहाँ बुजुर्ग की तबीयत खराब होगी उसका हम ख्याल रख लेंगे, अगर कहीं अच्छी जगह पढ़ना है तो हम लोन दे देंगे। बस इस तरह की सरकारों से आप ख्याल कर रहे हो। आप सरकारों, एक अच्छी सरकार की तरह, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार की तरह आप लोगों का ख्याल कर दो, लोग डेवलपमेंट खुद ब खुद बहुत अच्छा कर लेंगे। ठीक है। एक और क्वेश्चन, अरविंद केजरीवाल जेल से आते ही एक और विस्फोटक स्पीच की मोदी जी 75 इयर्स हो रहे हैं, शायद रिटायर कर जाएगा, तो मोदी की गारंटी कौन पूरी करेगा, अमित शाह करेगा क्या, ये सब। इतने सारे मुद्दे में ये क्या कोई खास मुद्दा है? क्योंकि कोई किसी का तो खुद का गारंटी नहीं होता है, गारंटी तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से आते हैं। और किसी भी प्राइम मिनिस्टर को कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो देश तो ठहर नहीं जाता है, देश तो आगे बढ़ता है। तो ये कोई नहीं, मुद्दा भी है? देखिए, मुद्दा ये इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी अपने नेता 75 साल के हुए, मैक्सिमम को हटा दिया। ठीक आडवाणी है, जी अगर हटा जिन्होंने भी देश देते हैं में, तो फिर भी ये मुद्दा क्यों है? नहीं, गारंटी तो राज्यसभा में एक आप देखिए आडवाणी जी कहाँ हैं आज, जिन्होंने राम मंदिर के आंदोलन इतना लीड किया, देश के उप प्रधानमंत्री रहे, इतने बड़े चेहरे रहे। मुरली मनोहर जोशी जी कहाँ रहे, भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े चेहरे। फिर आप भी कोई देखिए कौन। एक व्यक्ति विशेष तो एक कंट्री नहीं होता है, व्यक्ति के पर ऊपर अभी तो तो एक अभी कंट्री आप नहीं वोट तो होता है। मोदी जी के नाम पे मांग रहे हो, आप वोट भारतीय जनता पार्टी के नाम पे थोड़े, आप तो मोदी मोदी करते रहते हो। अब मोदी जी तो रिटायर होने वाले हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से तो क्या देश अमित शाह जी चलाएंगे? ये ठीक है। सच्चाई है पूरी तरीके से। ठीक है। मैं एक और बात पूछना चाहती हूँ। लोग सोचते हैं, फिर भी आप जिसको केस भी, लिकर केस का केस भी पता नहीं है, कि कुछ ना कुछ तो किया होगा इसीलिए जेल में है, हम लोग तो जेल में नहीं है, तो ये लोग को क्यों पकड़ा है? उनके लिए आप क्या बोलना चाहते हैं? अभी आपने एक केस देखा होगा जीएन साई बाबा जी का, 10 साल बाद उनको जमानत मिली है। जब ये सरकारें तानाशाह हो जाती हैं, डिक्टेटर हो जाती हैं, तो ऐसी ऐसी आवाजों को जेल में डालने की कोशिश करती हैं। उत्तर प्रदेश में सिद्दीकी कप्पन को 2.5 साल लग गए जेल से बाहर आने में, सांसद संजय सिंह जी को 6 महीने लग गए जेल से बाहर आने में। इस देश में ऐसे ऐसे किस्से सरकार के तानाशाही के मिलेंगे आपको, और इन्हीं सब चीजों को हमें सही करना है। हमारा जो नया भारत होगा, जो हमारा विकसित भारत होगा, वो इन्हीं सब से आगे हटके होगा कि जहाँ पे हर व्यक्ति अपनी आवाज को उठा सकता हो, अपनी हक की बात को रख सकता हो। सरकारें विपक्ष को तोड़ने के लिए ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स का इस्तेमाल नहीं करेंगी। इसी नए भारत की लड़ाई इंडिया गठबंधन लड़ रहा है, इसी की लड़ाई अरविंद केजरीवाल जी लड़ रहे हैं। जब भी सरकार को ऐसा लगे कि कोई व्यक्ति मेरे खिलाफ बहुत मजबूत हो रहा है, तो आप उसको एजेंसी से फर्जी आरोप लगा गिरफ्तार करवा लो। तो ये लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है, ये सिर्फ तानाशाही में होता है।
और आज इस देश में आप एक पत्रकार हो, आप बिजनेसमैन हो, आप राजनेता हो, अगर आप सरकार के खिलाफ बोलेंगे और आपका बोलना मायने रखता है तो सरकार आपको जेल में डाल देगी। आप उसके लिए तैयार रहिए। लेकिन सबको याद रखना होगा कि ऐसा कोई भी तानाशाह इस पूरी दुनिया में कभी भी बहुत लंबे समय तक नहीं टिका। उसको लगता है कि वो बहुत बड़ा शक्तिशाली है, बहुत कुछ कर लेगा, लेकिन ऊपर वाला सब कुछ देख रहा होता है। ऐसे तानाशाह का अंत हो जाता है। और ऐसी तानाशाही, लेकिन नुकसान जो इस देश का हो रहा है ये देखना होगा। हम सभी जितने लोग हैं उन सबसे मेरा ही निवेदन है कि आप लोग, ये देश संविधान से चलता है, संविधान में लिखी हुई बातों से चलता है, उसको मानिए और उनको मान के आगे आइए। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सरकारें, नेता, पार्टियां तोड़ रही है उसको देखिए। लोकतंत्र की किस तरीके से हत्या कर रही है उसको देखिए। और देश में जो तानाशाही फैल रही है उसको हटाइए, उसको मिटाइए। देश में तानाशाह है, बहुत लोग बोलते हैं, तो आप मुखर होके क्यों बोल पाते हैं? या फिर संजय सिंह क्यों बोल पाते हैं? बहुत सारे लोग क्यों बोल पाते हैं इतने तानाशाह है तो? नहीं तो तानाशाही भी जब जब इस पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में आई है, हमेशा बोलने वाले खड़े हुए हैं। मतलब हमेशा खड़े हुए हैं और हमेशा खड़े होंगे। हिटलर की भी उस सभा में आपने देखा होगा कि सबने हाथ उठा रखा है, लेकिन एक व्यक्ति खड़ा है जो हाथ नहीं उठाया है, वो देख रहा। तो आखिर में लड़ना होगा तो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी जैसे लोग ही लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो बहुत अंदर से नाराज हैं, वो मोदी जी के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, किसी में हिम्मत नहीं है, कुछ नहीं कर सकते हो। आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी आवाज उठा रही है, हम उठाते रहेंगे। जब तक वो काम की बात नहीं करेंगे, हम उनके ये बेकार की बातों पे ध्यान नहीं देंगे। ठीक है। मैं पूछना चाहती हूँ, केजरीवाल जी इसके बाद 4 जून को शायद उनको जेल वापस जाना है। बहुत लोग और भी, शायद रूमर्स है कि और भी लोग जा सकते हैं। अगर मोदी जी के ये बीजेपी वापस आ गया तो और भी लोग जा सकते हैं जेल में। और एक एक करके लेयर्स ऑफ आम आदमी पार्टी माइट गो टू जेल। तो आप ये पार्टी आगे कैसे बढ़ाएंगे और लोगों को होप कैसे देंगे कि ये पार्टी में नए लोग जुड़ने से उसको आगे कुछ हो सकता है इस पार्टी का? देखिए, इस पार्टी को कोई नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी खत्म नहीं कर सकती। ये एक लोगों की बनाई हुई पार्टी है। लोगों का एक विचार है, एक समूह है, वो बनाए हुए हैं और वो आगे लेके बढ़ते हैं, और इसीलिए ऊपर वाले का आशीर्वाद है। आप देखते जाती हैं जैसे जैसे इस पार्टी के पास कोई बाधाएं आती हैं, कोई ना कोई रास्ता निकलता जाता है और हम आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं। कोई भी अगर व्यक्ति सोच रहा हो कि एक 10 साल में सबसे तेजी से बढ़ती हुई नेशनल पार्टी को खत्म कर लेगा, अरविंद केजरीवाल और उनके विचारों को खत्म कर लेगा, तो वो गलत फहमी में। हम इस लड़ाई प्रैक्टिकली को और कैसे मजबूती चलेगा? से। प्रैक्टिकली कैसे चलेगा? जेल से बैठ के तो सारी डिसीजंस लिया नहीं जा सकता है। और आगे कौन है? आपने देखा ही किस तरीके से केजरीवाल जी जेल गए थे और हमने चलाया। पर और वो बहुत जेल कम में समय रहेंगे के नहीं। लिए थे ये। अगर सालों साल लग अभी गया आप तो? जल्द और जल्दी आ जाएंगे कोर्ट से। अभी तो न्याय कोर्ट में केस चल रहा है, क्या कमेंट करना, फैसला आने दीजिए। शायद पूरी तरीके से हमें उम्मीद है कि उनका अरेस्ट ही चैलेंज हो जाएगा, उसके पक्ष में फैसला आ जाएगा। जो फैसला आएगा तो देखेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को लगता है कि जल्दी केजरीवाल जी वापस आ जाएगा? और आपको बिल्कुल नहीं लगता है कि और लोग जेल जाने वाले हैं आप आम आदमी पार्टी से? वो कितने लोगों को भी जेल में डालना चाहे डालने। देखिए, सरकार है, तानाशाही है, उनकी अपनी गुंडागर्दी है। जिसको जेल में डालना चाहे डाल लें। हमारा काम है लड़ना, संघर्ष करना। उनका काम है लोकतंत्र की हत्या करना, हमारा काम है लोकतंत्र को बचाना। हम अगर नई पीढ़ियां, नई कौम जो है, अगर उनमें अगर नई पीढ़ियों में ये पैदा कर रहे हैं कि आप लोकतंत्र को बचाने के लिए आइए, आप अपनी काम की राजनीति के लिए आइए, तो हम काम कर रहे हैं। हमें पता है कि हमें अपने संघर्ष में मेहनत करनी पड़ेगी, हम करेंगे। आज नरेंद्र मोदी जी को ये लगता है कि वो दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह हैं, इस मुल्क में वो हमेशा बने रहेंगे, तो उनकी गलतफहमी है। इस बार ही 4 जून को रिजल्ट आएगा, 4 जून के परिणामों में आप देख लीजिएगा। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी हर एक भाषणों में जैसे उनकी स्पीच हो रही है, आप देख ले रहे हैं, समझ में आ जा रहा है कि क्या है असली मामला। आने वाला समय उनको जवाब देगा। ठीक है, एक चीज आप लोग बोल रहे हैं, संजय सिंह जी स्पेशली बोल रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर देगा अगर नरेंद्र मोदी जी वापस आया तो। बीजेपी 400 पार आया,
उनका मंशा ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन तो अमेंड होता रहता है, आपको इतना डर क्यों है कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने में? देखिए, संविधान की जो मूल आत्मा है, जो हमारा उसका बेसिक प्रिंसिपल है, अगर उसको मारने का काम भारतीय जनता पार्टी कर, भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के समर्थन में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस समाज में भेदभाव रखना चाहती है, संविधान को खत्म करना चाहती है। इसलिए जरूरी है, तो इनके जो नेता आरक्षण हैं, के फेवर जो में थे आप लोग है क्या? उन बिकॉज मेनी टाइम्स आई हैव हर्ड यू सेइंग कि ये भेदभाव नहीं होना चाहिए, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, तो नहीं, आरक्षण के आपने फेवर में आपने आप। आप आपने गलत सुना होगा। आम आदमी पार्टी ने इस तरीके की कोई बात नहीं की कभी। सो व्हाट इज योर स्टैंड ऑन कास्ट बेस्ड आरक्षण रिजर्वेशन? के हम समर्थक हैं। संविधान में एक बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था दी गई है। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस व्यवस्था को बनवाया और संविधान सभा के अंदर कई दिनों तक बहस हुई और उनके सभी पक्षों में बातचीत हुई। ठीक है, तो आप कास्ट बेस्ड और कास्ट सेंसस का समर्थक है? आम आदमी पार्टी कास्ट सेंसस का समर्थन करती है, बताती है कि हाँ करना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने किया है। ठीक है। अ, तो मैं जानना चाहती हूँ, पिछले 10 साल में क्या क्या बदलाव हुआ है इंडिया में जो आप चेंज करना चाहते हैं, जो आपको लगता है कि सही नहीं हुआ है? टॉप 2 3 4 जो आप बहुत जल्दी सोचते हैं कि चेंज होना चाहिए, क्या क्या बदलाव लास्ट 10 साल में? देखिए, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को जो कमजोर किया गया है उसको मजबूत करना होगा। कैसे करेंगे? जो भी इन एजेंसीज को एम्पावर करके, इन एजेंसीज के इनको एक तरीके से निष्पक्ष काम करा के, वो ट्रांसपेरेंसी लाकर उनको गवर्नमेंट अपने पर्सनल मोटिव्स में, गवर्नमेंट के इंटीरियर मोटिव्स में काम ना करा के वो देश के लिए काम करेंगे। जब वो कि एक पार्टी के लिए काम करेंगे तो ऐसे ही करेंगे। जब वो नरेंद्र मोदी और भाजपा के लिए काम करेंगे तो हमेशा गलत करेंगे। जब वो देश के लिए काम करेंगे तो अच्छा करेंगे। इस देश में अच्छी शिक्षा की व्यवस्था लानी है, प्राइमरी एजुकेशन को बहुत अच्छा करना है, हेल्थ सिस्टम को बहुत अच्छा करना है, बेसिक इम्यूनिटीज को बढ़ानी है। इस देश को, ये देश जो कि शुरुआत से ही सोने की चिड़िया कहा जाता था, इस देश जिसकी लीगेसी इतनी बड़ी है, उसको जो भारतीय जनता पार्टी ने पूरी दुनिया में बदनाम किया है उसको मजबूत करना है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने देश की इकोनॉमी को गर्त में ले आ दिया है, देश के कर्जे को 55 लाख करोड़ से 1,55,000 करोड़ बढ़ा दिया है, उन सबको सही करना है। लेकिन इस फास्टेस्ट ग्रोइंग देश इतना भी है ना? जिस देश में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हो, वहाँ 82 CR लोगों को 5 किलो राशन फ्री में दिया जाता है, जो कि गरीबी रेखा से नीचे है। ये भी देख लीजिए कितनी इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, ये भी देख लीजिए। इन सब चीजों की भी आपको जिक्र करनी पड़ेगी। 82 CR लोगों को अगर 80-82 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देना पड़ रहा है जो गरीबी रेखा से नीचे हो, तो किस तरीके की इकोनॉमिक डिसपेरिटी कंट्री में है, इस बात को आप समझिए। इसको दूर करेंगे हम, इंडिया गठबंधन दूर करेगा, और 10 सालों में जो भारतीय जनता पार्टी ने इसका नुकसान पहुंचाया है, इसके नुकसान की भरपाई, इसको और बेहतर करने का काम हम करेंगे। तो इसको चेंज करने का यूथ के लिए आपका लास्ट, दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन, यूथ के लिए, ये गरीबी के डिस्पैरिटी के लिए, गिव मी 3 4 पॉइंट्स दैट यू वांट टू डू टू मेक अ चेंज, टू मेक अ डिफरेंस, जो समझ में आए दर्शकों को। देखिए, अगर किसी युवा को पहले, युवा अवस्था से पहले उसकी प्राइमरी एजुकेशन से आप शुरू करिए, एक बेहतर स्कूल दी। देखिए, अगर एक बच्चा पैदा होने वाला होता हो तो एक अच्छा अस्पताल दिया जाता है, बच्चा पैदा हो जाए तो एक अच्छा स्कूल दिया जाता है, बच्चा बड़ा हो जाए तो 10th 12th कर ले, उसके बाद स्कूल से एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। और एक बेहतर सरकार का काम यही होता है कि लाइफ के अलग अलग मोमेंट्स पे ऐसे ही सपोर्ट करे। आज की सरकारें ये सब पूरा करने में नाकाम हैं। अगर हिंदुस्तान की आवाम को, आपको 80 और 82 करोड़ लोगों को, अगर इतनी पब्लिक को आपको फ्री राशन देना पड़ रहा है, इसका मतलब इतने लोग अभी भी 5 किलो राशन के लिए गरीबी की लाइन में। आप समझिए इस बात को। आप अभी भी हिंदुस्तान के अंदर चले जाइए, गरीबी का आलम बहुत ज्यादा है। अभी भी लोग सुबह से शाम तक दाल नहीं खा सकते क्योंकि दाल बहुत महंगी है, और सब चीजें तो बहुत दूर की हैं। सब्जी नहीं खा सकते क्योंकि सब्जी बहुत महंगी है। आप हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में घूम के आइए, आप जाइए हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों पे, आपको समझ में आएगा कि हमारे इस भारत देश में किस तरीके की असमानता बनी हुई है। और इन सब चीजों को आप ऐसे खत्म नहीं कर पाएंगे। उसके लिए एक आपको अच्छी नीयत वाली सरकार चाहिए। आज के इस देश के युवाओं को यही करना है। उनको अगर ग्रोथ करनी है तो उनको अच्छा एजुकेशन देना पड़ेगा, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा, उस कंट्री का अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा,
फिर वो दुनिया में अपने आप हिंदुस्तान का नाम ऊपर करेंगे। वो इस दुनिया में निवेश, आप इस देश में निवेश लेकर आएंगे, रोजगार लेकर आएंगे, इस देश की प्रगति और उन्नति के लिए काम करेंगे। हमारी जो प्रोग्रेस है, हमारे डेवलपमेंट के लिए यूथ खुद काम करेगा। आप यूथ को अच्छी एजुकेशन दो, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दो, अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी दो। इस देश में बहुत ही अच्छे अच्छे लोग रहते हैं जो पूरी दुनिया चलाते हैं, चला सकते हैं। आपको इस कंट्री के लोगों को बहुत एम्पावर करना है, अच्छे से एम्पावर करना है। उनकी एजुकेशन को एम्पावर करिए, हेल्थ में उनकी एम्पावरमेंट लाइए, आप उनको अच्छा एम्प्लॉयमेंट दीजिए। जब आप टोटल एम्पावरमेंट की बात करेंगे, फिर आप प्रोग्रेस देखिएगा इस मुल्क की कहाँ से कहाँ हो। One more last question, sorry. पीएम फेस आईएनडीए गठबंधन में नहीं है और एनडीए में है, और आप कह सकते हैं कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन इंडिया में नहीं है, लेकिन वोट इमोशन पे पड़ता है और वो इमोशन के लिए एक पीएम फेस की जरूरत होती है। आप क्या बोलना चाहते हैं कि आप लोगों के एक पीएम फेस नहीं है, ये कितना अ, इसका महत्व है? देखिए, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री होते हुए भी देश में मुख्यमंत्री के लिए अपना चेहरा प्रदर्शित करते हैं हर एक स्टेट में। तो चुनाव में जहाँ के लोग जिसे अच्छा मानती है चुनती है, इंडिया गठबंधन में बहुत से बेहतरीन प्राइम मिनिस्टर्स हैं, वो बनाएंगे। बस आप इतना समझ जाइए कि इस देश का जो भी प्रधानमंत्री बनेगा वो नाले की गैस से चाय बनाने का काम नहीं करेगा। इंडिया अलायंस का जो भी प्रधानमंत्री बनेगा वो इस देश की प्रोग्रेस के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए काम करेगा। इस तरीके की फालतू की बातें, झूठी बातें करने की बात नहीं करेगा, ना करे। Thank you very much, Sarvesh. Great having a conversation with you. All the best to you and may you progress India in a very good way. Thanks. बहुत थैंक यू शुक्रिया सो इस मच। शो में आने के लिए।